बेबी प्लान करने से पहले विजिट करना चाहिए एक लेडी को गायनेकोलॉजिस्ट को, या फिर उसके बाद में? तो जितना जल्दी आप उसको एड्रेस करोगे उतना बेटर होता है, इवन फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स टू वर्क। तो इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है फीमेल्स में। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? एज का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद फर्टिलिटी। लेकिन मेल फर्टिलिटी के बारे में कोई नहीं जानता और कोई बात भी नहीं करता है। आई एम सो हैप्पी आपने ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा, अभी दीपिका पादुकोण ने काफ़ी 40 की एज में उन्होंने बच्चा कंसीव किया है, तो उसमें बहुत सारी ये भी अफवाह उड़ी थी कि इनका बच्चा है ही नहीं। बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरोगेसी को लेके और डोनर एग्स, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आईवीएफ को लेके बहुत बड़ा एक ये भी मिथ माना जाता है कि बहुत पेनफुल होता है। दे आर नॉट दैट पेनफुल, जैसे चूटी काटती है वैसे काइंड ऑफ अ थिंग है। बाहर ऐसी कोई ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट आ गया जिससे बच्चा गोरा हो सकता है किसी इंजेक्शन से? बेस्ट एज क्या है गेट प्रेग्नेंट? एज अर्ली एज पॉसिबल। एग फ्रीज तो अनमैरिड विमेन ही कर सकती है। अगर आपकी गोल बेली है तो आपकी बेटी होगी, अगर आपकी स्ट्रेट बेली है तो आपका बेटा होगा। They doesn't have any clinical मतलब relevance. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं है। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो फीमेल है उसको लेनी ही चाहिए? हम लोग भी कोई बाबा नहीं है जो कहीं से लाइक फूक के बेबी डाल देंगे। उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आप प्लीज किसी से ये मत बताना कि आईवीएफ से हुआ है। आपको क्या लगता है कितना खर्चा आ जाता है? एंड जो कॉस्ट आता है आपका कुछ जनरली के आसपास आ जाता है। तो ये जो टाबू बना रखा है कि मतलब प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ फीमेल में होगी। So the best a partner can do or the family can do is to provide emotional support to the lady. लेवल 1, लेवल 2 जो भी 4 या 5 जो स्टेजेस होती है उसमें आप क्या क्या पता कर सकते हैं डॉक्टर? अभी गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, किस मंथ तक हम अबॉर्ट करा सकते हैं? हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सबके जितने लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं दिमाग में ज़रूर आईवीएफ को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, सरोगेसी को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं जो आज हम क्लियर करेंगे। आज मेरे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट पूजा बजाज जी, जो कि इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगी और जो भी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी आपकी तरफ से उसका आंसर करेंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मानवी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड पेशेंट से तो हम मिलते ही हैं, रोज़ बात करते हैं, क्लिनिक में उनके साथ काउंसलिंग होती है, बट इट्स गुड टू स्पीक एट अ बिगर प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन कनेक्ट विथ मोर पीपल एंड उनसे बात कर सकते हैं और उनके दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैम ना मैं शुरुआती इस चीज़ से करूँगी कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट को कब विजिट करना है, क्योंकि गांव में तो नहीं करते, बहुत टाइम बाद, मतलब कि जब 9 महीने बीत जाते हैं, जब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं उस टाइम पे विजिट करते हैं। तो आपको क्या लगता है जब बेबी प्लान करने से पहले विजिट करना चाहिए एक लेडी को गायनेकोलॉजिस्ट को, या फिर उसके बाद में? सी बेसिकली क्या होता है कि जनरली ना हमारे साथ भी ये इशू आता है कि इनफर्टिलिटी में पेशेंट लैंड अप ही इसीलिए करता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि वो बहुत टाइम तक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कपल की शादी होती है एंड उसके बाद में जनरली वो 1 ईयर के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लाइक दे आर विदाउट प्रोटेक्शन इफ़ दे आर ट्राइंग, एंड दैट इज़ द टाइम आपको रिक्वायर्ड है कि आप इंटरवीन करके समझो कि प्रॉब्लम क्या है। बिकॉज अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं करोगे, प्रॉब्लम तो वही है। इट्स लाइक आप आंखें बंद करके जैसे दूध बिल्ली पीती है, आप अज्यूम कर रहे हो सब ठीक है, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी ना कभी तो सामने आएगी। तो जितना जल्दी आप उसको एड्रेस करोगे उतना बेटर होता है, इवन फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स टू वर्क। एंड नॉट नेसेसरी हर किसी को हम आईवीएफ ही करने की ज़रूरत एडवाइस करें। सिंपल मेडिसिन या सिंपल हार्मोनल करेक्शन से भी प्रेगनेंसी हो जाती है अगर जल्दी इंटरवीन कर लें। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कपल्स को कि जैसे ही मैरिज के बाद अगर वो जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 1 ईयर के बाद अगर नहीं हो रहा, या फिर अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा है तो 6 मंथ्स भी अगर उन्होंने ट्राई कर लिया है तो एक बार ज़रूर एक डॉक्टर से मिल लें। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हो और आप प्रेग्नेंट हो गए हो, फिर कब विजिट करना चाहिए? प्रेगनेंसी प्लान होते ही जैसे आप पॉजिटिव हो जाते हो उसके बाद यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर, बिकॉज कुछ बेसलाइन टेस्ट बताए जाते हैं एंड अर्ली स्कैन किया जाता है टू सी कि प्रेगनेंसी प्रॉपरली इंटैक्ट है कि नहीं, और अगर हमें लग रहा है कि कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देने की ज़रूरत है तो वो दी जाती है। तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव पता चल जाती है तो उसके बाद भी एक बार विजिट कर लेना चाहिए। एंड इसीलिए जैसे गांव वगैरह में भी जैसे आप बता रहे थे डिलीवरी के टाइम आते हैं
तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कैन्स भी नहीं करते वो लोग, जैसे लेवल 1 लेवल 2 स्कैन्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, बिल्कुल वो करने चाहिए। जब हमारे पास साइंस में फैसिलिटी है तो हम्म। उसको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल तो इसीलिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है लेडीज़ का जानना कि दे शुड डू इट। ओके। तो इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है फीमेल्स में। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है, क्या क्या रीज़न हो सकता है? आजकल का खान पान या लाइफस्टाइल, क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि यू आर हाँ Yes. एग्जैक्टली एज यू सेड कि जब पहले होता था ना कि हम लोग अज्यूम करते थे कि एक तो फैक्टर है ही कि जैसे जैसे किसी लेडी की एज बढ़ेगी हाँ जी उसका एग रिजर्व कम होता चला जाएगा, एंड दैट इज़ वाई प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें होती ही हैं, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो एज का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद फर्टिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल जो मैरिजेस हो रही हैं वो लेट होती है। पीपल इनिशियली गिव इम्पोर्टेंस टू द करियर एंड यू नो दे हैव नॉट फाउंड द राइट मैच एंड देन दे डिले द प्रेगनेंसी। तो इन दैट केसेस पेशेंट्स जब लेट मैरिज करेंगे और प्रेगनेंसी लेट प्लान करेंगे तो फर्टिलिटी इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। ऐसे में द बेस्ट वे इज़ कि अगर आपको पता है कि आपको अभी प्रेगनेंसी नहीं करनी, या फिर फॉर रीज़न अगर आप मैरिड हो और आपने डिसाइड कर लिया आपको प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हो कि से अब हम मैरिड हैं और हम 3 इयर्स के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट यू नो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दे कैन अकॉर्डिंगली गाइड यू कि ओके यू हैव दैट मच टाइम टू डिले, या फिर यू शुड प्लान एंड अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करा सकते हो। सिमिलरली अनमैरिड गर्ल्स भी ये कर सकती हैं कि इफ़ दे आर नॉट वांटिंग टू गेट मैरिड एंड दे वांट टू प्लान देयर मैरिज लेट आफ्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या करियर स्टेबिलिटी, दे कैन ऑल्सो फ्रीज देयर एग्स। तो दैट इज़ द एज रिलेटेड फैक्टर। बाकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारा पोल्यूशन, यू नो द एक्सपोजर दैट वी आर हैविंग टू प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, these things are somewhere, you know, they have an impact on the fertility. Stress इतना बढ़ गया, सबको कोई ना कोई टारगेट मीट करना होता है, you know, and everybody is working, so that has a strong impact. So all these things are together, you know, increasing the trend of fertility. आपको क्या लगता है कि अगर इनफर्टिलिटी है किसी फीमेल में, तो क्या कोई सिम्टम्स आते हैं? हाँ जी, जैसे अगर किसी को you know लग रहा है कि जैसे उनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो समवेयर या फिर पीरियड्स शॉर्टन हो गए हैं, टाइम से पहले आ रहे हैं, थोड़े से मिड साइकिल स्पॉटिंग होनी शुरू हो गई है, या फिर जब पीरियड्स आते हैं तब उस टाइम इतना दर्द हो रहा है कि नेचुरल नॉर्मल अपना डे टू डे रूटीन भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, या फिर मेल्स को इश्यूज आते हैं एजैकुलेशन में, या फिर उनको वॉल्यूम स्पर्म का कम लगने लगता है। तो दीज आर वेरी स्मॉल एंड थिंग्स दैट यू नो यू कैन कीप अ नोट ऑफ, एंड द मिनट यू फील कि आपको ऐसा कुछ लग रहा है, यू मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर। तो जितना आप ओपनली डॉक्टर के साथ शेयर करोगे, इवेंचुअली वो आपकी हेल्प करके एटलीस्ट आपको गाइड कर देंगे और छोटी मोटी ट्रीटमेंट से थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड। ओके, जैसे कि आपने बोला कि फीमेल फर्टिलिटी तो सब जानते हैं, लेकिन मेल फर्टिलिटी के बारे में कोई नहीं जानता और कोई बात भी नहीं करता है। आई एम सो हैप्पी आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जब जैसे हमारे पास कपल्स आते हैं तो अगर लाइक सपोज दे हैव ट्राइड फॉर 6-7 years इन अ मैरिज एंड प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उनके पास ना अच्छी मोटी फाइल होगी जिसमें सारे टेस्ट हो रखे होंगे फीमेल के, एंड द मिनट यू आस्क देम कि और मेल उसको तो कुछ नहीं है, तो मैंने कहा आपने टेस्ट कराया है, दिस इज नहीं, वो तो ठीक ही है उसका सब कुछ। सो दे अज्यूम कि मेल्स नेवर हैव अ प्रॉब्लम इन फर्टिलिटी, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन द पेरिफेरी एंड यू नो स्मॉलर सिटीज़। मेट्रोपॉलिटन्स में अब थोड़ा सा अवेयरनेस बेटर हो गया है, बट स्टिल तो सिंपल सा एक सीमन एनालिसिस करने के लिए पीपल थिंक इट्स अ टैबू कि व्हाई शुड वी गेट आवरसेल्व्स टेस्टेड, whereas मेल फर्टिलिटी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इट हैज अ 50% कंट्रीब्यूशन टू अ फर्टिलिटी प्रॉब्लम। तो आपको क्या लगता है कि सबसे जो आपके पास केसेस आते हैं उसमें मेल फर्टिलिटी ज़्यादा, इनफर्टिलिटी ज़्यादा होती है या फीमेल इनफर्टिलिटी? इक्वली है, एंड समटाइम्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। थोड़ा बहुत फैक्टर मेल का भी होता है, थोड़ा फीमेल का भी होता है, लाइक यू नो बिकॉज आप जैसे सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप जैसे मेल का स्पर्म देख रहे हो तो स्पर्म का काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो किसी किसी में ऐसा होता है कि उनका सिर्फ यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मोटिलिटी, एंड साथ साथ वाइफ में भी कोई इश्यूज आते हैं, तो कंबाइंड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे उनका एग नहीं बन रहा है प्रॉपर्ली, एंड कई कई में ऐसे कॉमन है। तो आई वुड नॉट लाइक टू से कि यू नो ओनली वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा फील होता है, इट्स लाइक अ मिक्स एंड मैच। ओके, अच्छा, अभी दीपिका पादुकोण ने काफ़ी 40 की एज में उन्होंने बच्चा कंसीव किया है, तो उसमें बहुत सारी ये भी अफवाह उड़ी थी कि इनका बच्चा है ही नहीं, ये तो भाई बेबी बम झूठा बना के फिर रही हैं। तो 40 की एज में भी आप नॉर्मली मतलब प्रेग्नेंट हो सकते हैं?
सी प्रेगनेंसी आप तब तक हो सकती है जब तक आपके एग्स ओव्यूलेट हो रहे हैं, ठीक है, आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। द थिंग इज़ कि जनरली जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हो, 37 क्रॉस करते हो रादर, तो आपका एग का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बेबी में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको जो पता है कि जैसे XYZ पर्सन ने 40 प्लस पे कंसीव किया है, सो यू डोंट नो कि उसने अपने एग्स फ्रीज करके रखे होंगे पहले, जो नॉर्मली आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज सबको पता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज़, यू नो, दे आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट दे विल नॉट गेट मैरिड अर्ली, दे विल टेक टाइम, बिकॉज उनका यू नो दे मेक श्योर कि दे वर्क एज एन अनमैरिड फीमेल फॉर लॉन्ग। तो आपने एग्स अगर फ्रीज कर लिए हैं ऐसे 32 की एज पे, तो आपके एग्स की एज तो 32 ही है, चाहे आप प्रेगनेंसी फिर 40 पे करो, 42 पे करो। So that way, you know, those same eggs are going to be used that are there. So that is what is called as insurance in a way, कि आप अपने eggs को फ्रीज करके रख लो। तो जनरली जब लोग 40 प्लस कंसीव कर रहे होते हैं एंड विद अ हेल्दी बेबी, दे जनरली हैव फ्रोजन एग्स, या फिर इफ दे आर मैरिड बिफोर दैट दे कैन फ्रीज देयर एम्ब्रियोज आल्सो। ओके, तो ये फ्रोजन एग जो आप बता रहे हैं, में भी काफ़ी एक्टर्स का आया कि जैसे प्रियंका चोपड़ा ने भी बोला कि उन्होंने फ्रीज करा, लेकिन फिर भी उन्होंने सरोगेसी कराई। सरोगेसी इज डिफरेंट, आप ये दो चीज़ों में मिक्स हो रहे हो। अगर उन्होंने अपने एग्स फ्रीज करे हैं तो जब उन्होंने सरोगेसी फॉर जो भी उनके मेडिकल रीजंस रहे होंगे इसलिए कराया होगा, तो उन्होंने यूट्रस किसी और का बोरो किया। सरोगेसी का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्स इज डिफरेंट, सरोगेसी इज डिफरेंट, डोनर एग्स इज डिफरेंट, एंड सेल्फ एग्स की फ्रीजिंग इज डिफरेंट, दे आर ऑल डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो अगर उन्होंने अपनी सपोज वी वुड नॉट लाइक टू कमेंट अबाउट एनी एक्स पर्सन, बट अगर कोई अपने एग्स फ्रीज कर लेता है पहले, तो उसको एज एन इंश्योरेंस रखता है। जैसे अगर उसने डिसाइड किया कि 36 पे मुझे मैरिज के बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो वो नॉर्मल कर सकते हैं, और अगर नहीं होती तो उनके जो बैकअप में फ्रोजन एग्स हैं उनको यूज़ करके वो एम्ब्रियोज बना सकते हैं। अब वो एम्ब्रियोज अपने अंदर डलवा सकते हैं अगर उनका यूट्रस हेल्दी है। अगर उनका यूट्रस फॉर वट एवर रीजन अगर नहीं वैलिड है, उनको सरोगेट की जरूरत पड़ती है, तो देन दे हैव टू बोरो अ यूट्रस फ्रॉम अनदर लेडी, दैट इज कॉल्ड एज सरोगेसी। ओके, तो सरोगेसी को लेके और डोनर एग्स, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं? हाँ जी बिल्कुल। सरोगेसी जैसे मैंने समझाया, किसी लेडी का अगर यूट्रस कॉम्पिटेंट नहीं है टू होल्ड द प्रेगनेंसी, देन दे हैव टू टेक हेल्प एंड यू नो इम्प्लांट द एम्ब्रियो इन अनदर यूट्रस, अ सरोगेट। डोनर एग का मतलब होता है कि आपके एग्स, मतलब जिससे आपका ओव्यूलेशन होता है, वो एग का पोटेंशियल आपका खत्म हो गया है। एज यू ग्रो ओल्डर एग का रिजर्व खत्म हो रहा है, बिकॉज हर लेडी का एक फिक्स रिजर्व है। जब उसके पीरियड शुरू होते हैं मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो एग खत्म होता चला जाएगा। तो एक स्टेज के बाद जब आपके पास एग्स नहीं रहते, एंड जो लोग नहीं अवेयर होते and for whatever reason उनकी pregnancy नहीं achieve हो पाती at the right age, and now they are left with no eggs, then they can take donor eggs. Donor eggs is like you're borrowing, like you take blood from someone, similarly you are going to take eggs from a donor. ओके, अच्छा, फिर जब उस चीज़ जैसे डोनर एग से अगर बच्चा कंसीव होता है, तो जो जिससे बात करते हैं, जो टेस्ट होते हैं कि बच्चा किस पे गया है, तो वो जो डोनर एग है उसका आएगा या फिर अपना आएगा, जो मतलब जो कंसीव कर रहा है? नहीं, उसमें क्या होता है कि जो मदर है उसका DNA नहीं होता, बिकॉज शी विल कैरी द प्रेगनेंसी, बट जो एग है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ डोनर ओनली। सो द 50% जेनेटिक मेकअप इज नॉट गोइंग टू बी, द बेबीज 50% जेनेटिक मेकअप इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ द कपल। अगर हस्बैंड का ही स्पर्म यूज हो रहा है तो दैट इज हाउ द प्रेगनेंसी विल बी, कि हस्बैंड का स्पर्म एंड डोनर का एग विल बी यूटिलाइज, एंड द वाइफ विल कैरी द प्रेगनेंसी. So her uterus she'll be having like any other pregnancy, but eggs she'll have to borrow. So the DNA will not match with the mother. सरोगेसी किस सर्कमटेंसेस में कराई जाती है? जैसे या तो जैसे सुना है कि कोई कंसीव नहीं करना चाहता, it's not a matter of choice these days now, because the surrogacy के एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, एंड उन्हीं कंडीशंस में किया जाता है। जैसे अगर किसी कपल कोई एज ब्रैकेट में अगर वो सही बैठते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली अगर उनका कोई भी बेबी नहीं है ऑल्सो, या फिर जैसे लेडी का यूट्रस ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी कंजेनाइटल कंडीशंस होती हैं जिसमें बचपन से यूट्रस नहीं है लेडी का, या फिर उनका यूट्रस रिमूव कर दिया है फॉर सम अदर रीजन, तो ऐसे कुछ कंडीशंस और मैरिड होने चाहिए कपल। यस एब्सोल्युटली। तो जैसे करण जौहर हैं, एकता कपूर है, That's all in the past now. That's all in the past now. The bill and the rules are different right now. What is the reason कि उन्होंने ये रूल लाया?
इट्स जस्ट दैट कि परसेप्शन का डिफरेंस है, आई वुड से कि कि अगर उनको लग रहा है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉर डोनर्स एंड सरोगेट्स, तो दैट इज़ व्हाई दिस बिल वाज पास टू मेक श्योर दैट not everybody is misusing it and taking undue What kind advantage of of it. explanation? तो unnecessarily अगर unmarried लोग भी कर रहे हैं, so presently the law says that this is how it should be. अच्छा, आईवीएफ को लेके बहुत बड़ा एक ये भी मिथ माना जाता है कि बहुत पेनफुल होता है और मतलब कि बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा 9 महीने, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो मुझे मिथ क्लियर करना है और आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है वो मुझे जानना है। ओके, तो आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है कि जो लेडी की बॉडी के अंदर हो रहा है वो हम फर्टिलाइजेशन का पार्ट बाहर कर रहे हैं। मतलब जैसे हर मंथ एक एग निकल के आता है लेडी का, अगर कपल ट्राई करता है तो एग ट्रैवल करता है थ्रू द ट्यूब, एंड अगर कपल ट्राई करता है तो स्पर्म विल ट्रैवल अप टू द ट्यूब, वहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ अ नेचुरल प्रेगनेंसी हैपन्स। एंड इफ प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है, लेडी को पीरियड नहीं आता है, एंड द प्रेगनेंसी ग्रोज। नाउ आईवीएफ में द डिफरेंस इज दैट विद द एग्स इसको हम स्टिमुलेट करते हैं विद इंजेक्शंस, एंड कोई ना कोई रीज़न लाइक इफ देयर इज एन इशू विद द ट्यूब, सपोज लेडी का ट्यूब ही ठीक नहीं है तो वो एग कहाँ से आएगा, राइट? तो ऐसे केस में उनको आईवीएफ कराना पड़ता है। इन दैट केस एग्स को हम ग्रो करने के लिए इंजेक्शंस देते हैं, स्टिमुलेट करते हैं 10-11 डेज के लिए, एंड पतली नीडल्स के साथ होता है, तो इट्स लाइक इंसुलिन वाली जो नीडल्स होती हैं, सो दे आर नॉट दैट पेनफुल, जैसे चूटी काटती है वैसे काइंड ऑफ अ थिंग है। तो उतना करके स्टिमुलेट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट एग्स को रिट्रीव किया जाता है, विच इज़ अगेन डन अंडर सेडेशन, अंडर एनेस्थीसिया। तो वो 15-20 मिनट का प्रोसीजर होता है, सुबह एडमिट होता है पेशेंट, दोपहर को छुट्टी हो जाती है। एंड उस दिन जिस दिन एग रिट्रीवल होता है, हस्बैंड को बोला जाता है कि आप अपना स्पर्म दीजिए, एंड उनका एक एक स्पर्म एक एक एग के अंदर इंसर्ट किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज इक्सी, एंड देन द एम्ब्रियोज आर मेड। नाउ दिस एम्ब्रियो इज पुट बैक इनटू द यूट्रस। तो जो प्रोसेस बॉडी में नेचुरली हो रहा है वो आप आर्टिफिशियली आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एंड रिगार्डिंग योर क्वेरी अबाउट द मिथ्स, ये जो है कि ट्रीटमेंट पेनफुल होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है कि उसमें सिर्फ वो 10 दिन के इंजेक्शंस होते हैं, एंड आजकल इतनी एडवांसमेंट होगी, इतनी पतली नीडल्स हो गए हैं कि इट डजंट कॉज दैट मच पेन। एंड जो प्रोसीजर पिकअप का होता है वो अंडर एनेस्थीसिया होता है। एग जो वापस जो है एम्ब्रियो डाला जाता है वो भी विदाउट एनेस्थीसिया होता है। तो इट्स नॉट दैट पेनफुल जितना लोगों को लगता है। और बेड रेस्ट वाली बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बिल्कुल नहीं कहते कि आप बेड रेस्ट करो। इनफैक्ट लेट इट बी लाइक अ पैसिव प्रोसेस, एंड आप अपना रूटीन एक्टिविटीज करते रहो। इट्स जस्ट दैट कि स्ट्रेनुअस वर्क नहीं करना, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना, दैट्स ऑल वी आस्क देम टू अवॉइड, बट रूटीन काम बिल्कुल करते रहना। ओके, अच्छा, जैसे कि आपने आर्टिफिशियल जब नाम लिया तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आजकल आर्टिफिशियल बेबी का भी कुछ ऐसा आ गया है कि जैसे कि अगर कोई आया और मतलब ऐसा सुना है मैंने, आई डोंट नो यू आर द राइट पर्सन जो आंसर करे, और उन्होंने बोला कि मुझे बच्चा गोरा चाहिए। हाँ। तो आईवीएफ के थ्रू ऐसा भी हो सकता है, या कोई ऐसे इंजेक्शंस भी आ गए हैं जिससे बच्चा गोरा हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा होगा ना। तो अगर पेरेंट्स जो अगर डस्की कॉम्प्लेक्शन के हैं तो बेबी भी डस्की कॉम्प्लेक्शन का ही होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आईवीएफ का मतलब ये है कि आप एम्ब्रियो बाहर बना रहे हो। हाँ। तो एग और स्पर्म तो कपल का ही है ना, तो जैसा कपल होगा वैसे ही बेबी आएगा। तो आते हैं ऐसे पेशेंट्स हमारे पास। का भी होता है ना फीचर्स, जिसका जो डोमिनेंट जीन आएगा दैट विल बी द डोमिनेंट जीन इन द बच्चा। जैसे आप नॉर्मल भी अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है प्रेगनेंसी के लिए, तो उसका जो बेबी होगा वो कैसे पता, पहले तो नहीं पता कि वो किस पे जाएगा। बिल्कुल। तो सिमिलरली आईवीएफ भी वैसे, आईवीएफ बेबीज भी उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने नॉर्मल बेबीज होते हैं। आप ऐसे अगर बैठे हैं यहाँ पे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये आईवीएफ बेबी है या ये, ऑब्वियसली। तो फिर एग्जैक्टली तो जो जैसा पेरेंट है वैसा ही बेबी। इट्स जस्ट दैट कि आप जो एक नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है उसको आप बाहर कर रहे हो, क्योंकि वो लेडी नॉर्मली नहीं हो पा रहा उसके केस। ओके, दैट्स द तो ओनली। क्या आपको लगता है बाहर ऐसी कोई ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट आ गया है जिससे बच्चा गोरा हो सकता है किसी इंजेक्शन से? नॉट आईवीएफ, मतलब कोई और इंजेक्शन जो लगाया जाए, बच्चा मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, इस टाइप का कुछ? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। यही होता है कि जो आपका कपल है वैसा ही बेबी होता है, बिल्कुल। एंड और जो बच्चा बहुत अलग चला जाता है अपने मम्मी पापा से, उसका क्या रीजन होता है? मतलब गोरा काफी निकल जाता है। जनरली ऐसा वही है कि अगर कोई समटाइम्स बेबी के भी जो कम्प्लेक्शन है वो विद द एज चेंज होता रहता है। जो बच्चा एकदम से पैदा होता है कभी कभी फेयर या डस्की होता है, विद द टाइम इट गेट्स डिफरेंट। सो दैट्स द थिंग। बट अगर गैमेट्स पेरेंट्स के ही होते हैं, सो वन ऑफ द पेरेंट के ऊपर जाएंगे फीचर।
अच्छा, मैं प्रेगनेंसी यहाँ तो इनफर्टिलिटी की बात हो गई, मैं प्रेगनेंसी को लेके कुछ मिथ हैं, जैसे कि पुरानी दादियाँ बोलती हैं आजकल सी सेक्शन सबसे ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि जो औरतें हैं वो पोछा नहीं लगाती हैं बैठ के या कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करती हैं, तो मतलब ये सही है क्या? सी इट्स जस्ट दैट कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं है, तो आपने अपनी रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज कैरी ऑन करनी चाहिए। अगर आप कैरी ऑन करते हो तो आपके पेल्विक मसल्स एंड एवरीथिंग आर वर्किंग, तो इसीलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी में इन्हांस ज़रूर करती है ये सब चीज़ें। बट ऐसा नहीं है कि इसके वजह से सी सेक्शंस बढ़ रहे हैं। समटाइम्स इट्स ऑल्सो द चॉइस ऑफ द कपल. The ladies electively they say that we want a cesarean section, we don't want a normal delivery. या फिर as I said कि conception की due to age pain, whatever, सबके अपने अपने reasons होते हैं कि we want कि suppose मुहूर्त delivery हो गया या अच्छा whatever, everybody has their own multiple reasons are there. And also as I told you earlier कि age भी बढ़ गई है, marriage age ही आगे बढ़ गई है, तो by the time pregnancy आती है कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन भी होती है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या शुगर आ जाता है, तो ऐसी ऐसी मल्टीपल कंडीशंस में कई बार ऑप्ट करना पड़ता है फॉर सिजेरियन सेक्शन. इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट एंड उसकी हिस्ट्री. क्योंकि यहाँ पे एज की बहुत बात हो गई है, मैं जानना चाहती हूँ बेस्ट एज क्या है गेट प्रेग्नेंट? आई थिंक इसको न्यूमेरिकली आंसर करने से अच्छा बेटर है कि एज अर्ली एज पॉसिबल. आई वुड से कि अगर आप प्रेग्नेंट एज अ कपल हैं एंड इट्स बेटर कि आप अपनी एटलीस्ट आप एक विजिट करके समझ लो. लाइक AMH का टेस्ट होता है, जैसे मैं बहुत ओपनली कई बार उसके बारे में बात कर चुकी हूँ कि एक लेडी का एग रिजर्व बताता है कि कितना उसके पास अभी है पोटेंशियल टू रीच प्रेगनेंसी, कितना अर्ली उसको रीच करना चाहिए. एंड सिमिलरली फॉर द हस्बैंड सीमन एनालिसिस. तो कई बार आजकल ऐसा हो गया कि इवन 29-30 पे भी उनका एग रिजर्व एकदम बहुत लो होता है. तो समथिंग जो एज रिलेटेड तो रहता ही है फॉर श्योर. बट अगर आप एटलीस्ट टेस्टेड हो तो आपके पास में आप यू आर टेकिंग एन इन्फॉर्मेटिव डिसीजन. यू आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग सो दैट यू डोंट रिग्रेट इट लेटर इन लाइफ कि ओके आई हैड दिस एंड आई कुड हैव डन इट. एग फ्रीज भी करे तो किस एज में कर लेना चाहिए? एग फ्रीज तो अनमैरिड विमेन ही कर सकती है, जो अगर उनको डिसाइड कर लिया कि उनको अभी मैरिज ही नहीं करनी है. एंड एम्ब्रियो फ्रीज होता है अगर कपल डिसाइड करता है कि अभी हमने प्रेगनेंसी नहीं करनी. ओके, सो आइडियली आफ्टर 30s, जनरली बिफोर 35 यू शुड प्लान योर प्रेगनेंसी. जब सेकंड बेबी प्लान करना चाहता है कोई या फिर फैमिली बहुत फोर्स करती है, उस लेडी को या जो मेल है उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए चीज़ों को कि आप सेकंड बेबी के लिए रेडी हो? ये टोटली एक कपल का चॉइस होता है. whether they think that they are in that position, whether emotionally, in terms of support system to take care of the children, financially, whether they want to attempt for a second child or not. It's not that कि ज़रूरी है कि आज की डेट में हर किसी के 2 बच्चे होते ही हैं. People take elective decisions and they plan only one child. So it's totally the choice of the couple. Otherwise, if you talk about clinically, they can be, अगर कोई conditions लगती हैं जिसमें आपको लगता है कि the second pregnancy would not be healthy for the mother, then that is obviously informed to the couple. But in those cases, they can avoid the pregnancy. Apart from that, it's totally the choice of the couple. That whether they want to have a second child or not. But ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें अपने एक बच्चे को एक सिबलिंग देना था इसीलिए हमने प्रेगनेंसी प्लान कर ली और उसके बाद अब हमसे बच्चा नहीं संभल रहा, तो इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी द रीजन टू डिसाइड फॉर अ सेकंड चाइल्ड. इट शुड बी द कपल्स चॉइस कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, देन दे कैन टेक. ओके, अच्छा, बहुत सारी जो आपने लेवल 1 और लेवल 2 स्कैन्स की बात करी. लेवल 2 स्कैन्स में ये भी, जैसे बाहर हमारी इंडिया में तो अलाउ नहीं है, बाहर में ये होता है कि आपको पता चल जाता है गर्ल और बॉय. इंडिया में अभी एप्लीकेबल ये है ही नहीं, हो भी नहीं सकता. तो किस स्कैन में पता चलता है और क्या अभी लोग पता कर लेते हैं कहीं जाके? इंडिया में ये ऑफिशियली बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये इलीगल है. तो इंडिया में इट इज़ समथिंग विच वी कैन नॉट डू. बाहर पीपल डू जेंडर रिवील पार्टीज एंड दे मेक श्योर कि अपने बेबी का जेंडर रिवील कर लेते हैं, दे नो इट बिफोर दैट. बट इंडिया में इट इज़ नॉट, इट्स एन इलीगल प्रोसीजर. सो वी डू नॉट नो द जेंडर ऑफ द बेबी एंड वी बिलीव कि एक हेल्दी बेबी होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इट डजंट मैटर वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. एट द एंड ऑफ इट आई थिंक गर्ल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉम्पिटेंट. सो आई शुडंट बी सेइंग दैट, बट या. So I really don't think that should be the criteria. When even couples come up and ask such questions to us, we always tell them कि आपके लिए ये important होना चाहिए कि आपके पास एक healthy baby हो.
जेंडर इज समथिंग विच इज नॉट। लेकिन अभी जहाँ पे जो सोच खुली हुई है जिन लोगों की, वो तो शायद इसलिए जानना चाहते हैं कि भाई शॉपिंग कर लें उस हिसाब से। उस चक्कर में क्या होता है ना कि वो लोग जो बिकॉज ऑफ द जो ऑरा बना हुआ है, उसके वजह से जो जेन्युइनली सिर्फ इसी रीजन से जानना चाहते हैं वो भी नहीं जान सकते। तो या दैट्स अच्छा, जो मिथ होते हैं इसको लेके कि ये सही है या गलत है कि अगर आपकी गोल बेली है तो आपकी बेटी होगी, अगर आपकी स्ट्रेट बेली है तो आपका बेटा होगा, या आपको मिर्ची खाने का मन कर रहा है तो आपकी बेटी होगी, या आपको खट्टा खाने का मन कर रहा है। ये जो सारे मिथ हैं ये करेक्ट है क्या? ये आई थिंक दादियाँ नानियाँ आंसर करे तो बेटर है। इसका कोई क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं है दैट वी कैन से कि शेप ऑफ द बेली और द योर टेस्ट फैक्टर्स के हिसाब से जेंडर पता चलता है। तो ये समथिंग जो हम सुनते रहते हैं, ठीक है, इट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम कि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। इट्स ओके, देयर डजंट हैव एनी क्लिनिकल रेलेवेंस। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लिनिकल रेलेवेंस नहीं है। पीसीओडी पीसीओएस जो होते हैं वो भी इनफर्टिलिटी में काउंट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे इनफर्टिलिटी के ना मेजर मोटे मोटे 4 रीजंस होते हैं। हाँ। एक तो कि ओव्यूलेटरी इश्यूज हैं कि एग बराबर नहीं बन रहा है, विच इज़ ऑल्सो ड्यू टू सम हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर जब एग नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो पीसीओ में होता है तो उसमें से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता प्रॉपरली। देन सेकेंड फैक्टर आ जाता है आपका ट्यूबल, दैट इज मे बी दैट कुड बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन, या फिर जैसे इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इज़ वेरी कॉमन, तो टीबी की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, दैट कैन बी अ रीज़न। जो थर्ड क्रक्स होता है दैट इज़ द यूट्रस, जहाँ पे प्रेगनेंसी ने जाके इम्प्लांट होना है, तो वहाँ पे कई बार कोई पॉलिप हो या फिर फाइब्रॉइड होता है या ब्लड फ्लोज अच्छे नहीं हैं यूट्रस में। एंड फोर्थ फैक्टर होता है सीमेन एनालिसिस, स्पर्म फैक्टर। तो अगर ये 4 चीज़ों में से कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत होती है। अच्छा, क्योंकि हम लोग एग फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो एग फ्रीजिंग और किस किस कंडीशंस में कर सकते हैं? एग फ्रीजिंग इज़ ऑल्सो यूज़फुल जब जैसे किसी को कोई कैंसर है एंड उनको पता है कि उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराना है, उसके बाद वो एग्स डैमेज हो जाएंगे। इवन स्पर्म फ्रीजिंग कैन बी डन इन सच केसेस। तो ऐसे में अगर आप अपने एग्स फ्रीज करा लेते हैं बिफोर अंडरगोइंग कीमो और रेडियोथेरेपी, तो आपके एग्स आप रिजर्व कर सकते हैं। लेटर ऑन यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी विथ योर ओन एग्स। ओके, अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उसके बाद अगर जैसे एग फ्रीज किसी ने नहीं कराया, तो जब वो ट्रीटमेंट मतलब ठीक हो गया, सब हो गया, उसके बाद क्या प्रेग्नेंट हो सकता है? प्रेग्नेंट हो सकता है अगर उसके एग रिजर्व रह जाता है तो, बट जनरली कीमो रेडियोथेरेपी के बाद एग्स एंड स्पर्म दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो रिजर्व कम हो जाता है। तो इसीलिए फिर ऐसे में इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पहले प्रिजर्व कर लो। आजकल जनरली सारे डॉक्टर्स जो भी कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, दे जनरली मेक श्योर कि दे एडवाइज द पेशेंट कि आप बिफोर अंडरगोइंग एनी कीमो रेडियोथेरेपी यू मस्ट फ्रीज योर एग्स और योर स्पर्म। प्रेगनेंसी के दौरान आप प्लीज़ मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो फीमेल है उसको लेनी ही चाहिए? तो बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान या प्री कंसेप्शन, इवन बिफोर प्रेगनेंसी, फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिया जाता है कपल को जब वो इंटेंड कर रहा होता है टू प्लान अ प्रेगनेंसी। एंड इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड इज़ अ मस्ट। लेटर ऑन सी इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि आपके क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको ज़रूरत है बेस्ड ऑन आपकी कहाँ पे डेफिशिएंसीज आ रही हैं। एंड समटाइम्स किसी का थायराइड इशू आ जाता है या विटामिन डी कम है, सच थिंग्स हैव टू बी सप्लीमेंटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आयरन कैल्शियम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फीमेल, दैट हैज़ टू बी गिवन बिकॉज आयरन इज इंपॉर्टेंट। ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, सो यू हैव टू प्रिपेयर द फीमेल फॉर दैट। तो ये तो मस्ट ही है। बाकी जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन है, उनको क्या डेफिशिएंसी, उसके हिसाब से करेक्शन होगी। तो मैम कुछ जो लोग होते हैं ना, बहुत कई अबॉर्शंस के बाद आते हैं, क्योंकि जब वही होता है ना कि जब प्रॉब्लम में आता है इंसान तब जाता है डॉक्टर के पास। तो उस केस में आप क्या सलाह देते हो उनको, या फिर क्या टेस्टिंग होती है उनकी? जी देखो, ऐसा है ना कि अगर आप पहले तो ना, अगर हम छोटी मोटी कोई इश्यूज होते हैं पेशेंट के, तो हम कई बार सिर्फ हार्मोनल मेडिसिन से भी करेक्शन कर देते हैं। अगर वो नहीं होता तो स्टेप अप किया जाता है फॉर एन IUI एंड देन इट गोज़ टू IVF। एंड दैट अगर किसी को डायरेक्टली IVF की ज़रूरत है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जनरली ये जो डिले हो जाता है ना टू कम टू अ डॉक्टर, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स। बिकॉज अगर आप IVF भी कर रहे हो तो 100% सक्सेस रेट नहीं है IVF, बिकॉज अगेन इट इज़ साइंस डिपेंडेंट, राइट। हम लोग भी कोई बाबा नहीं है जो कहीं से फूक के बेबी डाल देंगे। इट हैज़ टू वर्क ऑन साइंस। तो ऑब्वियसली लेडी का एग और स्पर्म होना तो चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू गिव यू अ प्रेगनेंसी, एंड द यूट्रस शुड बी कंपैटिबल इनफ इन XYZ फैक्टर्स। तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन इज समथिंग जो बहुत नेसेसरी है।
एंड अबॉर्शंस भी जब मल्टीपल हो जाते हैं किसी कपल को, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जनरली जेनेटिक टेस्टिंग भी एडवाइस करते हैं, क्योंकि कई बार जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस होते हैं उसका मेजर रीज़न कोई ना कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप जेनेटिक टेस्टिंग करके मेक श्योर कर सकते हो कि जो आप एम्ब्रियो डाल रहे हो वापस, दैट इज़ अ यूप्लॉइड एम्ब्रियो, मतलब नॉर्मल एम्ब्रियो, उसमें बेसिक क्रोमोसोमल एनालिसिस हो चुका होता है। तो दैट्स वेयर वी कैन ऑलवेज हेल्प। ऑल्सो अगर किसी कपल में जैसे हमें पता है कि कुछ जेनेटिकली रन कर रहा है फैमिली में, सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज़ अगेन गोइंग टू बी इनहेरिटेड, तो हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं विद प्री जेनेटिक टेस्टिंग कि वो सेम जीन ना हो आपके आने वाले बेबी में। सो दैट कैन ऑलवेज बी टेकन केयर ऑफ। तो दिस इज समथिंग, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन एंड डिस्कसिंग इट विथ योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जो इनफर्टिलिटी इशू है वो जेनेटिक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जेनेटिक एज इन अगर ये पूछ रहे हो कि आगे चल के मतलब अगर जैसे मेरे को इनफर्टिलिटी इशू है तो क्या मेरी बेटी या मेरा बेटा होगा? तो नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको है तो आगे बेबीज को, बिल्कुल नहीं, नॉट दैट वे। अगर कोई जेनेटिक इशू है, जैसे कोई थैलेसीमिया है फैमिली में जो रन करता आ रहा है, तो वो आगे नहीं होना चाहिए। उसके लिए वी कैन टेक मेजर्स, वी कैन डू जेनेटिक टेस्टिंग एंड मेक श्योर कि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी उसमें वो थैलेसीमिया ना आए बेबी। बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है HPLC के नाम से, विच वी कैन टेस्ट प्रायर टू प्लानिंग प्रेगनेंसी, एंड देन लेटर अगर हमें दिख रहा है कि दोनों पार्टनर्स में थैलेसीमिया है, एंड देन वी कैन ऑलवेज मेक करेक्शंस फॉर दैट, सो दैट यू डोंट हैव द नेक्स्ट जनरेशन विद द सेम प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसी कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से IVF टिक ही नहीं पाता? बहुत सारे लोगों का है कि IVF वर्क ही नहीं कर पा रहा है। IVF जनरली कई बार ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं वर्क करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स नॉट समथिंग, बट अगेन एज आई सेड इट्स नॉट 100% थिंग। देर आर वेरियस मेजर्स, जैसे मैंने बताया जेनेटिक टेस्टिंग, देर आर अदर टेस्ट जिसमें हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, यूट्रस को अंदर से पहले विजुलाइज कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, एक सिंपल सा स्कोप डालते हैं जिसमें कोई स्टिच नहीं होता, कुछ नहीं होता। बट इस तरह से आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप IVF के चांसेस बेटर कर सकते हो, सो दैट प्रेगनेंसी एंड जो भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करो। कई बार कुछ इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, अगर आप इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे तो जनरली IVF अच्छा सक्सेस दे देता है। अपनी इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी चेक करने के लिए ऐसा कोई टेस्ट है जो फीमेल और मेल को करा लेना चाहिए? प्राइमरीली अल्ट्रासाउंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट अगर जो कुछ आप खुद कर सकते हो, दैट्स अ सिंपल ब्लड टेस्ट, AMH, दैट इज़ एंटी मुलेरियन हार्मोन। किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो मंथ के ऐसा कुछ डिपेंडेंट नहीं है, फास्टिंग का भी कोई इशू नहीं है। आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट करके आप अपना पोटेंशियल पता कर सकते हो एग्स में कितना है, ताकि अगर आप कॉन्शियसली डिले भी कर रहे हो प्रेगनेंसी तो यू आर अवेयर कि ओके दिस इज द यू शुड शॉर्टन योर टाइम टू प्रेगनेंसी और इट्स ओके दैट वे। एंड इवन अ सीमन एनालिसिस फॉर मेल्स, तो दैट्स लाइक समथिंग विच इज़ अ कोर थिंग। तो इतना बेसिक एजुकेशन के बाद इतना तो सबके लिए बहुत नॉर्मल है कि ऐसी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। अच्छा मैम, जो लोग IVF कराने जाते हैं तो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि IVF मतलब लोगों को थोड़ा छुपाना होता है, और लोग बोलते भी हैं बाहर जाके ना कि नहीं नॉर्मल हुआ है ना? नहीं बताते लोग, बिल्कुल नहीं बताते। इनफैक्ट हमारे भी जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो एक चीज़ ज़रूर कहते हैं कि जब वो हमसे लेटर ऑन ऑल्सो व्हेन दे ट्राई टू गिव अस कम बैक टू अस एंड ऑल, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि आप प्लीज़ किसी से ये मत बताना कि IVF से हुआ है। The educated class also, because people, it's still a taboo, which is very sad कि लोग इसको एक अभी भी, it's just that कि IVF एक प्रोसेस है जो आप हेल्प कर रहे हो एक कपल को प्रेगनेंसी अचीव करने में। तो पहले उनको ये स्टिग्मा होता है कि इनफर्टिलिटी छुपाओ, कि भाई हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये बात से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेटर ऑन IVF से हुआ ये नहीं बताना। बट आई थिंक आज की डेट में इतना कॉमन हो चुका है कि आने वाले आप नेक्स्ट 20 ईयर्स में देखोगे तो आपकी बहुत एक मेजर पॉपुलेशन IVF बेबीज होंगे। तो आई थिंक जितना आप ओपनली इसके बारे में बात करोगे, यू वुड रियलाइज कि इट इज़ वेरी कॉमन। इट्स जस्ट दैट कि पीपल डोंट टॉक अबाउट इट स्टिल। अच्छा, IVF बेबी जब आप प्लान करते हो या शुरू से जो प्रोसेस होता है और बच्चा डिलीवर करने तक, आपको क्या लगता है कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो है बेसिकली बेसिक IVF तो पर से आपका जो है, इसमें मेजर कॉस्ट जो जाता है आपका प्रोसीजर ऑफ ICSI एंड इंजेक्शंस का कॉस्ट होता है। एंड आफ्टर दैट जब ये प्रेगनेंसी हो जाती है, इट्स लाइक एनी अदर प्रेगनेंसी। अब चाहे वो IVF से हुई है या IUI से हुई है या नेचुरली हुई है, वो एक प्रेगनेंसी है। इट डजंट डिफरेंशिएट एंड डजंट मेक यू क्लासीफाई दिस कि ये ऐसी प्रेगनेंसी तो ये कॉस्टलियर रहेगी। जो एक नॉर्मल लेडी का 9 मंथ्स रहते हैं, डिपेंडिंग उनके 9 मंथ्स में क्या क्या कंडीशंस आती हैं, किसी को डॉक्टर विजिट ज़्यादा करने पड़ते हैं, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को शुगर इश्यूज होते हैं, विच विल एनी वेज बी देयर। मतलब इट्स नॉट बिकॉज इट इज़
पर से आईवीएफ कंसेप्शन और नेचुरल वही मैंने कंसेप्शन। जानना चाहा कि टोटल कितना खर्चा आ जाता जो होगा। एक नॉर्मल, अब वो आपके ऊपर है कि आप डिलीवरी कहाँ जाके कराते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हो या आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आईवीएफ के लिए कोई जाता भी नहीं होगा। नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर आगे चल के कोई कराना चाहता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो इनिशियल पार्ट होता है दैट इज स्टिल द आईवीएफ पार्ट, या फिर जो भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है उसके बाद इट्स लाइक एनी अदर थिंग, यू डोंट नीड टू तो जो डिफरेंशिएट। ये प्रोसेस होता है इसमें कितना खर्चा आता है? ये बेसिकली वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप इंजेक्शंस पे, एंड जो कॉस्ट आता है आपका कुछ जनरली 1.5-2 लाख के आसपास आ जाता है। और डिलीवरी का अलग? वो आपका जैसे नॉर्मल Normal होता होता है, वो है। तो हर किसी में होता है। दिस इज जस्ट द इनिशियल प्रोसेस। अच्छा मैम, अभी हम लोग ना इमोशनल पैरामीटर्स की बात कर रहे थे कि वो आईवीएफ वाला कि छुपाओ। सोसाइटी की जो मेन प्रॉब्लम वो यही है कि अगर आईवीएफ के लिए जा रही है तो जो सोसाइटी है वो यही बोलती है कि फीमेल में कोई दिक्कत होगी। और जब आपके पास भी जो जैसा आपने बताया कि मेल टेस्ट नहीं कराएंगे, फीमेल की इतनी बड़ी पोती होगी, तो ये जो टाबू बना रखा है कि मतलब प्रॉब्लम होगी तो सिर्फ फीमेल में होगी, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप, जैसे लोग बात ही नहीं करते इसके बारे में, इसलिए पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज़ द रीज़न। इट्स ओनली द डॉक्टर एंड द पेशेंट दैट नोज अबाउट इट, एंड दैट इज़ वाई पीपल ओपनली डोंट टॉक अबाउट इट ओनली, कि मेल्स में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मेल्स भी अगर ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, रिक्रिएशनल ड्रग्स ले रहे हैं, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्पर्म। या फिर अगर कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी देयर कुड बी जेनेटिक रीजंस, देयर कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वेरियस रीजंस बिकॉज ऑफ विच द स्पर्म कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो सारा बर्डन फीमेल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। द मेल शुड ऑल्सो बी इवेल्युएटेड, एंड ऑल्सो नॉट ओनली आफ्टर अचीविंग प्रेगनेंसी, ऑल्सो मेल का तो काम सिर्फ स्पर्म देने तक रह जाता है, बट आफ्टर दैट द लेडी हैज़ टू कैरी द प्रेगनेंसी फॉर 9 months. So the best a partner can do or the family can do is to provide emotional support to the lady, because it's a journey, it's a overwhelming process for the lady to go through that entire 9 months. So the only thing that is necessary is कि at least एक emotional support रहना चाहिए from the family in that case. And अच्छा, बहुत सारे मेरे दिमाग में भी बीच में क्वेश्चन आया था कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी आपने देखे हैं कि जैसे पहला बेबी आपने आईवीएफ कराया और सेकंड बेबी नेचुरल हो गया, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा होता है, बट क्योंकि कई बार देन अनएक्सप्लेन रीजंस की वजह से अगर किसी का फर्स्ट टाइम में नहीं देयर इज वन एक्ट्रेस, नाम उनका शायद देबुलीना है, उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उन्होंने पहला बेबी आईवीएफ कराया और आई थिंक वो बच्चा 4 या 5 महीने का हुआ और उसके बाद उन्होंने खुद ही कंसीव कर लिया। डिपेंड करता है, अगर रीजन जैसे अगर देयर सम थिंग्स जो रेक्टिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद में एक बॉडी को स्टिमुलस मिल जाता है, तो उसके बाद कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाती है। ऐसा भी होता है कि किसी कपल का, जैसे आपने ये क्वेश्चन एड्रेस किया है, कि जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरल हुई है तो उनको लगता है अब सेकंड प्रेगनेंसी में हमें ज़रूरत ही नहीं है आईवीएफ की, अगर फर्स्ट टाइम हुआ है तो फिर सेकंड टाइम भी तो हो सकता है। बट अगर ऐसा है तो दे आर कॉल्ड ए सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिसमें सेकेंड टाइम अगर नहीं हो रहा है तो उस फर्स्ट बेबी से अभी तक में गैप हो चुका है, उस टाइम पे भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। या फिर जैसे अगर जब डिलीवरी या उस टाइम पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन रहा होगा, दैट कैन ऑल्सो इंड्यूस प्रॉब्लम्स। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, हस्बैंड का स्पर्म वेरी कर सकता है। तो अगर आपका फर्स्ट बेबी नॉर्मल हुआ है तो आप नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईवीएफ का, ऐसा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी बॉडी में क्या ट्रांजिशंस और क्या चेंजेस आए। मैम, जो लेवल 1 लेवल 2 जो स्कैन्स होते हैं, मुझे उसके बारे में जानना है कि लेवल 1 लेवल 2 जो भी 4 या 5 जो स्टेजेस होती है उसमें आप क्या क्या पता कर सकते हैं डॉक्टर? बेसिकली जो लेवल 1 का स्कैन होता है दैट इज़ 11 to 13 वीक्स में किया जाता है। दैट इज़ जस्ट टू सी कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है बेबी में। दिस इज़ पोस्ट प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी चल रही होती। एंड दिस इज़ अगेन, ये 2 स्कैन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक लेवल 1 जो मैंने बताया, एक लेवल 2 होता है, दैट इज़ एन एनॉमली स्कैन, जिसमें बेबी के प्रॉपर ऑर्गन्स बने हैं कि नहीं, हेड, नेक, लिम्स, सब कुछ प्रॉपर्ली बना है कि नहीं, ये 18 to 20 वीक्स में होता है। दैट इज़ लेवल 2 स्कैन। तो एटलीस्ट इसीलिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द सेकेंड ट्राइमेस्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस टाइम पे बेबी बन रहा होता है, एंड इन्हीं चीज़ों को चेक किया जाता है थ्रू लेवल 1 एंड लेवल 2 स्कैन। सो जब हमारे पास अगर इसमें कोई इश्यूज होते हैं तो फर्दर ऑन देन यू कैन डू इन्वेजिव प्रोसीजर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एक्सेट्रा। क्या जो स्कैन्स होते हैं उनसे बच्चे का जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है इसका पता लगा सकते हैं? ऑटिज्म जनरली इज़ नॉट अ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम एंड नीदर ये जेनेटिक है। इसके पीछे देर आर वेरियस रीजन्स बिहाइंड दिस, सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो आप डिटेक्ट कर सकते हो।
इसमें मेजरली जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या हो सकता है बच्चे के साथ? डाउन सिंड्रोम इज समथिंग जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आप लेवल 1 के स्कैन करा लेते हो प्रॉपर्ली। देन देयर आर टेस्ट कॉल्ड एज NIPT टेस्ट विच इज़ अ ब्लड टेस्ट। ये सब करके आप पहले ही यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द प्रॉब्लम विद द चाइल्ड। तो दिस इज समथिंग जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट यू कैन। और अगर ये इशू आता है, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्या अबॉर्ट ही एक ऑप्शन होता है या कोई और भी ऑप्शन? उसके बाद फर्दर टेस्टिंग किया जाता है कंफर्म करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ वे टू जस्ट मेक श्योर कि आप कैच करो कि ऐसी प्रॉब्लम है। फर्दर वो प्रॉब्लम है कि नहीं है उसके लिए एमनियो किया जाता है, कपल के साथ डिस्कस किया जाता है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, डिस्कशन करके, एंड देन वी कैन डिसाइड एन आउटकम व्हाटएवर द कपल इज कंफर्टेबल विद। अभी गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, किस मंथ तक हम अबॉर्ट करा सकते हैं? इसमें जनरली इसीलिए हम लेवल 2 का स्कैन कराते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज डन एट 18 to 20 वीक्स। तो वहाँ आपको क्लैरिटी आ जाती है, ताकि तब तक आपके पास चॉइस होती है टू मेक श्योर दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। So that is why we emphasize on this level 2 scan, and that's the way it has been created only. So that after that, then you can, make a decision. Beyond that, then it's not in your control. And then after that, the baby starts growing. It's, for the health of the mother as well as understanding कि क्या हमारे लिए, you weigh the things. तो ये आप level 2 scan तक कर सकते हैं। अच्छा, बहुत छुपाया जाता है 3 महीने तक, ट्राइमेस्टर तक, जो पहले 3 महीने होते हैं। क्या रीज़न हो सकता है? कोई साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे, या सिर्फ जो मम्मी दादियाँ बोल गई थी बस वही हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं? नहीं, इट्स जस्ट दैट कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना जनरली जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं कोई क्रोमोसोमल इश्यूज़ की वजह से, या फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें बेबी बन रहा होता है बेसिकली। तो इसीलिए कई बार पीपल जस्ट वांट कि पहले वो दे गो थ्रू द फर्स्ट स्कैन, अ लेवल 1 स्कैन, एंड वंस दे आर श्योर ओनली देन दे पुट इट अक्रॉस। बिकॉज आज की डेट में ना, जैसे हम बात कर रहे थे, पीपल आर नॉट वेरी एक्सेप्टिंग, बहुत जजिंग हो जाते हैं लोग कि अच्छा क्या हुआ, क्यों प्रेगनेंसी नहीं रही, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो probably that's why people don't want to share it. And first trimester losses majorly chromosomal issues की वजह से होते हैं, और later pregnancies होती हैं later ages में, तो chromosomal problems ज़्यादा हो सकती है। तो generally it's a nature's way जिसमें first trimester अगर किसी का abortion होता है, that's that this pregnancy would not go forward, इसीलिए वो spontaneously abort कर जाती है। तो इसीलिए people wait for that. Scientifically that's the only reason, logically, they wait for that first level. Beyond that it's just that people don't want to be judged. एक क्वेश्चन और कि जैसे पहले मैंने सुना था, मेरी ही रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हुई, 4 महीने का बच्चा उनके पेट में था, उनको पता ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और 4 महीने तक उनके पीरियड्स आते रहे। वो किस केसेस में? पीरियड्स नहीं आए होंगे, उनको स्पॉटिंग रही होगी जनरली ऐसे में, बिकॉज पीरियड्स नहीं आते आपको। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको स्पॉटिंग हो सकती है फॉर डिफरेंट रीजंस। एंड PCO में ऐसा बहुत बार कॉमन होता है, क्योंकि उसमें साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं होता है कि यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज आपका ओव्यूलेशन भी ट्रैक नहीं होता है। नेचुरल साइकिल में आपको पता है, नॉर्मल साइकिल में, PCO में ऑलरेडी प्रोलॉन्ग साइकिल है, 2-2, 3-3 महीना वैसे ही नहीं आ रहा पीरियड, तो यू डोंट नो वेदर द प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट। तो दिस इज मोर कॉमन विद। लास्ट में सबसे बाद में ये जानना चाहूँगी, जो लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं या जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं लेडीज़, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एक तो अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो, दैट इज़ जस्ट मेक श्योर कि आप ऑब्वियसली जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जो पोल्यूशन में रह रहे हो, आप इसको छोड़ के कहीं संन्यास तो नहीं ले सकते। यू हैव टू लिव विद इट, ओके। तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपनी तरफ से यू मेंटेन अ गुड डाइट in your day-to-day routine. Just do some form of an exercise, take control of your mental health, take care of these things which you can, especially when you know you're planning a pregnancy. And the most important thing is, the minute you feel that there is something wrong, there is no need to shy away from a doctor. उनसे घबराओ मत, जाके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करो। हर पेशेंट जो हमारे पास आएगा उसका IVF नहीं करना होता, ऑब्वियसली सिंपल मेडिसिन से भी करेक्शन हो सकती है। तो जब तक आप जाके डॉक्टर से डिस्कस नहीं करोगे, आपकी कोई भी ट्रीटमेंट वो आपको एडवाइस नहीं कर सकते। तो अर्ली इंटरवेंशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।